लवली डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। सो माय लवली डियर्स, मैं आज आपसे बात करूँगा कि आपके जो है कि आंसर की जो आपका टेस्ट एग्ज़ाम फर्स्ट हुआ था, आपने जो पेपर दिए थे, आपके क्लास 12th का जो है कि फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपने जो एग्ज़ाम दिए थे उस एग्ज़ाम की क्वेश्चन आंसर मैं आज आपके सामने एनालिसिस करूंगा। सो दोस्तों बने रहिए लाइन पे, अच्छे तरीके से वीडियो को एनालिसिस कीजिए, अच्छे तरीके से आप मिलाइए कि क्या आपका लेवल है। अभी आपका जो पहला लेवल आपने जो फर्स्ट एग्ज़ाम को दिए हैं, क्या आपका स्ट्रेंजेस रहा, आपने कितने मेहनत किए और कितने मेहनत करने के बाद आपका क्या परसेंटेज आया। सो आज मैं क्वेश्चन से एनालिसिस करके आपको बताऊंगा हर एक क्वेश्चन को, कि ताकि आप देखिए और समझिए, क्वेश्चन को समझने की भी कोशिश कीजिएगा। आज आपका जो एग्जाम हुआ, आपने जो अपनी कीमती समय देकर के मेहनत कर रहे हो, आप जो समय को कंप्लीट रूप से जो है कि पढ़ने पर फोकस करवा रहे हो, तो आपका क्या लेवल है, आप तैयारी किस प्रकार से करते हो। चलिए आज मेरे भाई आपके बीच में बात करूंगा कि आपका जो टेस्ट एग्जाम हुआ था वो मैक्सिमम 1.5 घंटे का टेस्ट हुआ था, जिसमें कंप्लीट मार्क आपका जो है 45 था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखिए, हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका कह रहा है, पहला क्वेश्चन है क्या कि कायिक प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, कम अंडर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक प्रबंधन के अंतर्गत क्या आते हैं, क्या युग्लिना आते हैं, क्या बैक्टीरिया जीवाणु आते हैं, क्या आपका वायरस विषाणु आते हैं, क्या ब्रिंजल जिसको आप कहते हैं, याद रखिएगा बैगन, क्या ये आते हैं। तो आपसे मैं बात करूं मेरे भाई, ये युग्लिना, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, ये सब तो कायिक प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। बट मैं बात करूं आपसे, ये बैक्टीरिया, जीवाणु और ये विषाणु अलग हैं। युग्लिना आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कायिक प्रबंधन के अंतर्गत आने वाला आपका जो होता है, ये एक पार्ट जिसको आप कहते हैं ब्रिंजल अर्थात बैगन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर मैं फिर बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि कह रहा है पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, हु इज द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। मतलब क्या पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है, ठीक है ना। कह रहा है क्या प्लाज्मोडियम, क्या लीच, जोंक, क्या एप लंगूर, क्या स्टारफिश। तो याद रखिएगा मेरे भाई, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें क्या रीजनरेशन कर रहा है ना, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी स्टारफिश जो है ना, इसके अंदर रीजनरेशन करने की क्षमता होती है, ठीक है। उसके बाद रीजनरेशन करने की और क्षमता किसमें होती है, तो एक आपका जीव जिसका नाम है प्लेनेरिया, ठीक है ना। दूसरा याद रखिएगा, कुछ ऑर्गेनिज्म की कुछ ऑर्गेन सेल्स पार्ट्स जिसका नाम नेल, नाखून, याद रखिएगा, ठीक है ना। हेयर कुछ बाल आपका रीजनरेट करता है। कुछ मैं बात करूं जैसे लिजार्ड, छिपकली, ये सभी में रीजनरेशन की क्षमता होती है, जिसको कहते हैं पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। पुनः फिर से ये सभी ऑर्गेन क्या होते हैं, न्यू अंग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी एक बार कट जाने के बाद पुनः फिर से नए अंग का क्या किया जाना, निर्माण किया जाना, ठीक है ना। तो फिर आपका जो है कि इसमें आंसर फाइनली हो जाएगा डी, स्टारफिश। 3 नंबर का आंसर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक कोशिकीय जीव होते हैं, आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। क्या स्नेक, क्या कैट, क्या हाइड्रा, क्या ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा मेरे भाई, एक कोशिकीय जीव जो होगा वो आपका हाइड्रा, ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ये सभी जीव आपका एक कोशिकीय जीव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे कह रहा है आपका, भ्रूण विज्ञान का पिता किससे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। भ्रूण विज्ञान का पिता किससे कहा जाता है, याद रहे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे भ्रूण विज्ञान के साथ साथ, याद रखिएगा जूलॉजी, जिसको कहते हैं भाई जंतु विज्ञान, ठीक है ना। कौन सा विज्ञान, जंतु विज्ञान। फिर पुनः आपसे पूछा जाएगा साइंस, ठीक है ना, साइंस। और साथ ही साथ याद रखिएगा एम्ब्रियोलॉजी, जिसको कहते हैं आप भ्रूण विज्ञान, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी। इन सभी के पिता की अगर मैं बात करूं बायोलॉजी, खासकर आपका बायोलॉजी। इन सभी की अगर मैं बात करूं फादर का, तो वो फादर आपका हो जाएगा एरिस्टॉटल अर्थात अरस्तु, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, अरस्तु। तो यानी 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुविखंडन की क्षमता किसमें पाए जाते हैं, द कैपेसिटी ऑफ मल्टीपल फ्यूजन इन इज फाउंडेड।
हाँ, क्या बहुविखंडन की क्षमता अमीबा में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, यूग्लिनाइट्स में पाया जाता है, क्या ऑल ऑफ दिस में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दिस। यूग्लिना, क्योंकि मैं बात करूं आपसे कि सबसे अधिक मात्रा में मल्टीपल फ्यूजन की क्षमता आपका किस में हो जाएगा? प्लाज्मोडियम में हो जाएगा। और कर बहुविखंडन की क्षमता कैपेसिटी अमीबा में भी होता है, क्योंकि अमीबा भी मल्टीपल ऑर्गेनिज्म के रूप में ये क्या करते हैं? ये भी अपने बॉडी को लगातार डिवाइड करने का काम करते हैं, ये भी अपने बॉडी को लगातार डिवाइड करने का काम करते हैं। तो इसमें भी क्षमता होते हैं, प्लाज्मोडियम में भी होते हैं, यूग्लिनाइट्स में भी होते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट करा आपका हाइड्रा तथा ईस्ट में मुकुलन होता है। किस प्रकार से मुकुलन होता है? बडिंग अक्यूर इन हाइड्रा एंड ईस्ट, यानी हम कह सकते हैं कि आपका हाइड्रा और ईस्ट में आपको बताया गया था कि एक बाह्य मुकुलन होता है। कौन सा मुकुलन होता है भाई? बाह्य मुकुलन होता है, जिसको आप कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है ना? कौन सा बडिंग? एक्सटर्नल बडिंग। चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है जेम्यूल में मुकुलन होता है। जेम्यूल में मुकुलन, इसमें भी आपका याद रखिएगा आंतरिक मुकुलन होता है। कौन सा मुकुलन होता है? आंतरिक मुकुलन होता है। जेम्यूल में कौन सा मुकुलन भाई? आंतरिक मुकुलन होता है, ठीक है ना? चलिए आगे की ओर मैं बात करूं आपसे। नेक्स्ट कह रहा है आपका, आगे की ओर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है आपका 8 नंबर में है कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं कम अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत क्या आते हैं? क्या आपका बुफैलो आते हैं? क्या कहो गाय आते हैं? क्या डंकी गधा आते हैं? नॉन ऑफ दिस। अलैंगिक जनन ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आपका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। अमरशील प्राणी होते हैं, आर देयर इमोर्टल ऑर्गेनिज्म या इमोर्टल बिगिनिंग। हम कह सकते हैं अमरशील प्राणी, क्या टॉर्टिस, कछुआ, क्या अमीबा, क्या युग्लिना, बी एंड सी अर्थात बोथ। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी एंड सी अर्थात बोथ, मतलब दोनों, ठीक है। ये भी हो जाएगा और आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे कह रहे हैं आपका कोनोडिया, कोनोडिया के अंतर्गत आते हैं। कोनोडिया के अंतर्गत किसके अंतर्गत आते हैं ये? क्या जूस्पोर, क्या एपेलिनोस्पोर? एपेलिनोस्पोर का मतलब होता है मेरे भाई अचल बीजाणु। कौन सा बीजाणु? अचल बीजाणु, ठीक है ना। चलिए यूग्लिनाइट्स, क्या अमीबा यानी कोनोडिया के अंतर्गत याद रखिएगा। जूस्पोर के अंतर्गत आपका आता है क्लेमाइडोमोनास। आपको बताया गया था कि जूस्पोर के अंतर्गत आपका आता है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना। अब लेकिन एपेलिनोस्पोर के अंतर्गत आपका कोनोडिया के अंतर्गत ये आपका आता है एपेलिनोस्पोर, ठीक है ना। कोनोडिया या हम कह सकते हैं कोनोडिया, ठीक है ना। कोनोडिया के अंतर्गत क्या आते हैं आपका याद रखिएगा, अचल बीजाणु के अंतर्गत आपका आता है कोनोडिया। और ये एक प्रकार के कवक भी होते हैं, ये एक प्रकार के क्या होते हैं? फंगस अर्थात कवक भी होते हैं, ठीक है ना। और इसका खोज करने वाला ये आपका कोनोडिया, जिसको आप लोग इसका उपचार किस रूप में? पेनिसिलियम के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। इसका खोज करने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखिएगा मेरे भाई। हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पार्ट जिसका नाम आपका याद रखिएगा कि यानी जो स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु जनन होते हैं, बीजाणु जनन मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इनमें आपका जो है आता है एक जूस्पोर और एक एपेलिनोस्पोर, अचल बीजाणु। और अचल बीजाणु के अंतर्गत आपका आता है पेनिसिलियम कोनोडिया। और हम कह सकते हैं इसका उपचार जो होता है ये फीवर उबर को कम करने के लिए किया जाता है। इनका खोज करने वाला एक वैज्ञानिक था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1928 ईस्वी में इसका क्या किया था? खोज किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन कि मुकुलन की क्रिया संपन्न होती है। जैसे कि दोस्त आपको पता है कि मुकुलन जो होता है वो आपका एक हाइड्रा और एक आपका ईस्ट में होता है। किसमें किसमें? एक हाइड्रा और एक ईस्ट में मुकुलन होता है। क्या आप देखिए कि इसमें ऑप्शन है आपके अकॉर्डिंग? तो नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपका मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। कह रहा है आपका युग्मक, भाई गैमेट की मैं बात कर रहा हूं।
एक झलक आपका होना चाहिए यहाँ पे। अगर मेल रहे तो मेल में आपको पता है कंप्लीट क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्र की संख्या 46। अगर भाई इसमें मैं बात करूँ 44 प्लस XY ये होता है, 44 प्लस XY जो होता है ये कंप्लीट क्रोमोसोम, 44 क्या करता है, कंप्लीट बॉडी का निर्माण करता है। क्या करता है, कंप्लीट बॉडी का निर्माण करता है, ये कंप्लीट बॉडी बनाता है। लेकिन दो क्रोमोसोम 44, 45 और 46 ये दो क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करता है, याद रखिएगा। यानी आपको बतलाएगा कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर मैं बात करूं आपसे कि अब एक इसमें इसी से एक मेल तो इसमें हो गया। अगर फीमेल में भी मैं बात करूं तो फीमेल में भी कंप्लीट क्रोमोसोम की संख्या 46, इसमें भी आपका 44 प्लस XX, ठीक है ना। अगर मेल से फीमेल गैमेट का निर्माण हो, फीमेल से फीमेल गैमेट का निर्माण हो, अगर युग्मक का निर्माण हो, मादा युग्मक, याद रखिएगा, मादा युग्मक का जब निर्माण हो तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि इसमें 22 यानी 44 का आधा कितना होगा, 22 प्लस एक ही होगा X, ठीक है ना, या तो Y, एक ही X, इसमें क्या एक ही X आएगा, 22 1 23 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी कंप्लीट क्रोमोसोम जो बनेगा तो याद रखिएगा फीमेल पार्ट्स में भी, फीमेल मेल पार्ट्स में भी, तो 22 प्लस XY, हाँ, तो अब इसमें कंप्लीट एक ही आएगा, या तो X जाएगा या तो Y जाएगा, कोई एक ही जाएगा। यहाँ पे भी या तो X या तो Y, कोई एक हो, यहाँ पे 2 X है, कोई एक X जाएगा। अब बताइए 22 दूना कितना होता है भाई, 44 प्लस यहाँ से एक ले लीजिए, Y लेते हैं, यहाँ से क्या आया, X आया, तो 44 प्लस X 44 45 46, न्यू संतान बना, न्यू युग्मक बन गया, न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। तो मैं बात करूं अब यहाँ पे युग्मक की, तो अब बताइए यहाँ पे मानव युग्मक, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मानव रहता, युग्मक अगर नहीं रहता तो आपका राइट आंसर होता C, लेकिन या तो D, लेकिन यहाँ पे युग्मक कह रहा है भाई, ध्यान से समझिएगा, गैमेट कह रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 प्लस XY, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, कह रहा है आपका युगलिना में किस विभाजन द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। युगलिना की मैं बात कर रहा हूँ, युगलिना में विभाजन द्वारा किस नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिएगा तो कह रहे आपका युगलिना में ट्राइसोमी होता है, क्या, समसूत्री विभाजन। भाई याद रहे कि एक कोशिक के जीवों में हमेशा माइटोसिस डिवीजन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका कह रहा है नेक्स्ट कि अगर प्रजनन रिप्रोडक्शन की क्रिया संपन्न होती है किसमें, भाई खच्चर में, हिन्नी में, ऐप में, आपका ऑल ऑफ दिस में। याद रहे ये दोनों अपवाद है, ये दोनों अपवाद है, और ये आपका बांझपन होते हैं, क्या होते हैं, बांझपन होते हैं, इसको अपन लोग कहते हैं स्टाइल होते हैं, बांझपन होते हैं। ये दैनिक जीवन में कभी भी अपने संतति का निर्माण नहीं करते हैं, याद रखिएगा, ये संतति का निर्माण नहीं करते हैं। तो क्या भाई इसमें क्या होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, लंगूर यानी ऐप हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे है ये 14 15, यहाँ से फिर स्टार्टअप होगा। चलिए आपका कह रहा है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कि बल्ब्स का एक उदाहरण है शकलकंद, याद रहे शक्ल कहिए, ठीक है ना। शक्ल का एक उदाहरण है, क्या है, पोटैटो, ओनियन, शुगर केन, टोमेटो। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B, ओनियन, ठीक है ना। प्याज किसका उदाहरण है भाई, आपका यानी ऑनियन बल्ब्स उदाहरण है। चलिए कह रहा है आपका गेमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन होते हैं। भाई युग्मक जनन आपका हैप्लोइड होते हैं, इसको N से इंडिकेट किया जाता है, किससे, N से, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका कह रहा है 17 नंबर में कह रहे हैं कि एक कोशिकीय जीव की शेप का मतलब होता है क्या, जानते हैं, आकृति। एक कोशिकीय जीवों की आकृति कैसा होता है भाई, गोलाकार भी होता है, बेलनाकार भी होता है, क्षैतिज भी होता है, ऑल ऑफ दिस देख लीजिए जरा, किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी रूप में हो सकता है। याद रखिएगा हम कह सकते हैं इसका कोई भी सीमा समय फिक्स नहीं होता है, किसी भी एंगल में हो सकता है, इसीलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दिस, याद रखिएगा। फिर देखिए भाई कह रहा है आपका कोनोडिया किस जीव की अलैंगिक जनन का संरचना है। कोनोडिया
और कोनोडिया में बात करूं आपसे, ये जो होता है आपका फंगी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? फंगी, कवक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? कवक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। आगे आपका कह रहा है क्या कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन जो होता है एक हाइड्रा और दूसरा ईस्ट में ही होता है, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर होगा क्या? ए नंबर ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए आगे आपका कह रहा है भाई कि अगुणित, ठीक है ना, अगुणित संरचना होते हैं। अगुणित क्या होते हैं? अगुणित क्या? युग्मक, क्या आपका पैरामीशियम, क्या हाइड्रा, क्या ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा ये आपका जो युग्मक होगा ना, ये पैरामीशियम, हाइड्रा, ठीक है ना, और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, हम कह सकते हैं इसमें युग्मक जो होगा ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गैमिट। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? युग्मक हो जाएगा, हैप्लॉइड। इसको एन से इंडिकेट करेंगे। चलिए आपका कह रहा है 21 नंबर का क्वेश्चन, क्लोन द्वारा उत्पन्न संतति होते हैं। जो क्लोन द्वारा उत्पन्न संतति होते हैं वो माय लवली डियर्स अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, अपने गैमेट्स के समान होते हैं। याद रखिएगा अपने संतति के समान होते हैं। तो क्या आपका मंकी होगा? नहीं। फॉक्स होगा? नहीं। हिरन होगा? क्या? नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए मानव प्राणी होते हैं। मानव प्राणी एकलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एकलिंगी होते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। युग्मक में गुणसूत्र सेट होता है, एन होता है भाई साहब, एन होता है। इमोर्टल ऑर्गेनिज्म अमर प्राणी होते हैं। याद रखिएगा हाइड्रा एंड ईस्ट अमर प्राणी होते हैं। एक कोशिकीय जीव, आप सभी को पता है कि एक कोशिकीय जीव अमर प्राणी होते हैं, वो कभी मरता नहीं है, ये इमोर्टल ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लोन के यूनिट को क्या कहा जाता है? क्लोन के यूनिट को रैमिट कहा जाता है, जिसको अपने लोग कहते हैं, याद रखिएगा रैमिट। ठीक है ना। इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है? विच वन इज डायप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है ना। ओवम, अंडाणु, ठीक है। चलिए आगे करें आपका एस्पर्म, शुक्राणु, जाइगोट, युग्मनज, ऑल ऑफ दिस, यानी हम कह सकते हैं द्विगुणित संरचना क्या होगा? द्विगुणित संरचना आपका जाइगोट हो जाएगा। इसको अपने लोग क्या करते हैं? 2n के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। किसके द्वारा? 2n के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है। चलिए कर आपका युग्मक किसमें भाग नहीं लेता है? युग्मक याद रखिएगा हम कह सकते हैं भाग जो होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं लेता है। ठीक है ना। युग्मक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। ठीक है। चलिए आगे का और क्वेश्चन कर रहे हैं आपका विखंडन की क्षमता होती है। विखंडन की क्षमता भाई प्लेनेरिया में भी होगा, हाँ, प्लाज्मोडियम में भी होगा, ईस्ट में भी होगा। आपका डी राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। अलैंगिक जनन के अंतर्गत क्या आते हैं भाई? राइजोम भी आते हैं, ठीक है ना, और आपका थैलोफाइटा भी आते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। करें नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आपका कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव में हमेशा विभाजित होता है। भाई एक कोशिकीय जीवों में हमेशा क्या विभाजित होता है? क्या केंद्रक, क्या बॉडी, क्या ट्यूबर, क्या नॉन ऑफ दिस। एक कोशिकीय जीवों में याद रहे आपका डिवाइड होता है हमेशा केंद्रक, जिसको कहते हैं आप न्यूक्लियस। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि लगभग अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 30 ऑब्जेक्टिव था। अब आपको ये डिफाइन करना था कि बाइनरी फिजन, द्विविखंडन किसे कहते हैं? जब हम कह सकते हैं पेरेंटल बॉडी दो आधे समान भागों में विभाजित हो जाता है तो उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। अंतःमुकुलन जब हम कह सकते हैं नए पेरेंटल बॉडी का निर्माण, पेरेंटल हम कह सकते हैं जब न्यू आपका जो है कि जीव का निर्माण पेरेंटल बॉडी के आंतरिक भाग से संपन्न हो तो वो आपका क्या हो जाएगा? इंडोगेमी अंतःमुकुलन। इसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल बडिंग। याद रखिएगा कौन सा बडिंग? इंटरनल बडिंग कहते हैं। ठीक है। चलिए अब आपका राइजोम, प्रकंद, ठीक है, विखंडी जनन, भूमिगत तना, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार से होता है? आपको हम बताए थे, याद कीजिए कि एक फिगर आपको बनवाया गया था और ये फिगर आपका जो है कि हाइड्रा में था कि हाइड्रा में बडिंग किस प्रकार से होता है। आपने बनाए थे इस प्रकार की संरचना और साथ ही साथ मेरे भाई आपने फिर इसको क्या किए थे? मैच्योर बड का निर्माण किए थे। और जैसे जैसे मैच्योर बड आपका बनते गया था, ये देखिए इनकी अपेक्षा ये मैच्योर हो चुका है। फिर आपने देखे थे कि ये बॉडी क्या हो चुका है? आपका अलग हो चुका है। ठीक है ना। तो ये न्यू बड का निर्माण कर लेता है। ठीक है। ये आपका कंप्लीट किसका है? हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। ये आपका मैच्योर हाइड्रा है। ठीक है ना, मैच्योर हाइड्रा है। ठीक है। और आपका ये न्यू
हाइड्रा है। ठीक है, अगर आप इसको एक्सप्लेन किए होंगे तो आपको ये आया होगा आंसर कि जब पैरेंटल बॉडी के आपने देखे होंगे मेरे भाई, ये कंप्लीट आपका कौन सा बॉडी है, पैरेंटल बॉडी है। कौन सा बॉडी है, पैरेंटल बॉडी है। जब जनक शरीर के बाहरी भागों में एक छोटा सा प्रोजेक्शन उभार निकलता हो, ठीक है ना, तो उससे हम बड कहते हैं। क्या कहते हैं, बड कहते हैं। ये एक छोटा सा क्या निकलता हो, प्रोजेक्शन निकलता हो, उभार निकलता हो, उससे बड कहते हैं। जब यही बड मैच्योर होकर के न्यू बड का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उससे हम याद रखेगा हाइड्रा में बडिंग कहते हैं। ठीक है ना, अगर आपने इतना लिखे होंगे और ये फिगर बनाए होंगे और इसको अगर वर्णन भी किए होंगे, बस इतना ही, तो आपको कितना नंबर दिया जाएगा, 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये सारी कंसेप्ट समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, आप अब अच्छी तरीके से जो है कि देख लीजिए, मिला लीजिए कितना आपका सही हुआ, क्या आपका स्ट्रेंजेस था, आपका लेवल क्या है। बाकी पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर पुनः आपका जो है नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल डियर्स, बाय।